सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संधि। संधि वह वास्तव में किसे कहते हैं, क्योंकि इस संधि प्रकरण में से लगभग 3 और 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। कई बार हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि संधि सरल होती है और जो 50-100 संधियां होती हैं उनके नाम याद कर लेते हैं, और पेपर जब आता है तो निश्चित रूप से वह संधियां नहीं देखी जाती और हमारे 2 प्रश्न गलत होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए संधि के विषय में बहुत सरल भी है और यदि नहीं किया गया तो कठिन भी है, इसलिए इसको समझना भी बहुत आवश्यक है। देखें परिभाषा, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह वास्तव में संधि कहलाता है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, वह वास्तव में संधि कहलाती है। यहाँ पर जो विकार है, विकार का अर्थ है परिवर्तन। जो 2 वर्णों के मेल करने पर जो विकार उत्पन्न हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वह वास्तव में संधि कहलाया। वर्ण का तात्पर्य यह नहीं है का और खा लिख दिया, इन वर्णों का जो मेल हो जाएगा वो संधि कहलाएगा, नहीं, ये नहीं है। वह अर्थ क्या है, सार्थक शब्दों के, ध्यान देना, जो सार्थक शब्द हैं उन सार्थक शब्दों के प्रारंभ, अंत का और प्रारंभ के जो वर्ण हैं उनको मिलाने पर जो शब्द का अर्थ निकलता है वह वास्तव में संधिकार कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम शब्द का, जैसे प्रथम शब्द का अंत वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, ध्यान देना, जो द्वितीय शब्द है द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हिम आले, हिम और आले, हिम का भी अर्थ होता है और आले का भी अर्थ होता है, अर्थात ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सार्थक हैं। अब इन सार्थक होने पर इनका देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है, माँ है। अब माँ क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन है तो निश्चित रूप से इसको बोलने में या इसको कहने में सुर की आवश्यकता हुई है, तो माँ को बोलते हैं तो क्या निकलता है, आ निकलता है। इसलिए यहां से ध्यान देना, हिम आ। अब यहां पर क्या है, आले, यहां पर क्या है, आले। अब क्या कहा था, प्रथम का अंत वर्ण, माने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, प्रारंभिक वर्ण क्या होगा, आ होगा, अंतिम वर्ण क्या होगा, आ। आ और आ को मिलकर बड़ा आ, इसलिए तो बना हिमालय। अब सार्थक शब्द क्या कहलाता है, आपके दिमाग में होगा, यहाँ पर एक शब्द बोला था सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, सार्थक शब्द का अर्थ होता है जो अपने अर्थ को लिए हुए होता है। जैसे यहां पर लिखा कमल, सेब, जैसे इन शब्दों को बोला गया हमारे दिमाग में इन वस्तुओं का, इन पुष्प का, जैसे कमल क्या है, पुष्प है, इस पुष्प की आकृति मिली। परंतु यदि हम देखें, जैसे मैं लिख दूं लमक, लमक कहते हुए हमारे दिमाग में कोई भी आकृति नहीं बनी, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई अर्थ ही नहीं होता। जब इनका अर्थ नहीं होता तो ये हो जाते हैं निरर्थक। जैसे अपन कई बार बोलते हैं चाय वाय, चार तो सार्थक है परंतु वाय निरर्थक है। खाना पीना, ध्यान देना, अपन बोलते थे चाय वाय, ये शब्द वास्तव में सार्थक है परंतु वाय, वाय क्या होता है, कोई निरर्थक शब्द है। इस रूप से भी हमें जानना चाहिए। इसलिए कहा 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है वह वास्तव में क्या कहलाता है, वह वास्तव में संधिकार कहलाता है। ये शॉर्ट परिभाषा है, 2 वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है वह वास्तव में संधि कहलाते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहला किया स्वर, दूसरा कहा व्यंजन और तीसरा कहा विसर्ग। अब स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इसमें से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70% क्वेश्चन रहते हैं स्वर संधि से, 15% क्वेश्चन रहते हैं व्यंजन संधि से और 15% क्वेश्चन रहते हैं विसर्ग संधि से। इसका तात्पर्य यह है कि जो हम स्वर संधि को सबसे सरल मानते हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी में से आते हैं, इसलिए इसको सरल मान के तो चलना, परंतु इसके पूरे नियम को हमें पढ़ना है। इसमें भी स्वर संधि के कितने भेद कर दिए, स्वर संधि के 5 भेद किए। ध्यान देंगे, स्वर संधि के कितने भेद किए, 5 भेद किए। सबसे पहला भेद किया दीर्घ सुर संधि, फिर गुण सुर संधि, फिर वृद्धि गुण संधि, फिर यण संधि, फिर आयादी संधि।
ये 5 भेद कर दिए। इनमें से तो 30% और सबसे अधिक इन 3 संधियों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, इन 3 संधियों में से ही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमें सब भी समझें, निश्चित रूप से इनको व्यवस्थित क्रम से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने बात की कि संधि के 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग को करते हुए स्वर संधि के 5 भेद किए। सबसे पहला भेद किया था दीर्घ संधि, दूसरा भेद किया था गुण संधि, तीसरा भेद किया था वृद्धि संधि, चतुर्थ भेद किया था गुण संधि, अयादि संधि, और 5वां भेद किया था यण संधि। इस रूप से हमने जब 5 भेद किए तो वहीं पर एक बात आई कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अब ध्यान देना, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहली संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। परिभाषा आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यदि किसी लघु या दीर्घ सजाती वर्ण से, लिखूं क्या? हाँ चलें लिखें। यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से, क्या कहा? यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण मेल किसी लघु या दीर्घ सजाती वर्ण का हो जाता है, सजाती वर्ण का हो जाता है, उससे जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाती है? वही वास्तव में दीर्घ संधि कहलाती है। यहां पर शब्दों पर नोट देना, लघु या दीर्घ सजाती वर्णों का, जो सजाती वर्ण कहे हैं उनमें भी जो सुर कहे हैं, सुर जो हमने पढ़े थे, देखें एक मिनट। सुर की जब हमने संख्या गिनी थी, वहां पर सजाती कितने हो सकते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ना, और यहाँ पर री। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो ये स्वर हैं इसमें से ये तो दीर्घ ही होता है, ये लघु नहीं होता, इसलिए ये तो होगा नहीं। ये भी दीर्घ होता है, लघु नहीं होता, इसलिए इन दोनों को काट दो। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 स्थितियां प्राप्त हुई। सबसे पहले हुई आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। देखो, एक हर्ष है और एक दीर्घ है, एक हर्ष है दूसरा दीर्घ है, एक हर्ष है और दूसरा दीर्घ है। अर्थात यहाँ पर 3 कंडीशन हमारे सामने प्राप्त होती हैं। किसमें? दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में हमें 3 कंडीशन प्राप्त हुई। सबसे पहली कंडीशन है आ और आ। अब इसके संदर्भ से देखेंगे, पहली कंडीशन में भी 4 शर्तें हैं। कौन कौन सी? देखें, आ के साथ आ मिले, आ के साथ आ मिले, बड़ा आ के साथ छोटा आ मिले, या बड़ा आ के साथ बड़ा आ मिले। ये 4 कंडीशन हो गई। इनके होने पर क्या हो जाता है? इनके होने पर वह कार्य भी उसी रूप से प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखें, उदाहरण लेते हैं 2-3। जैसे यहां पर आ प्लस आ, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। यहां पर भी क्या है? आ है, और यहां पर भी क्या है? आ है। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? धर्मार्थ। बना कि नहीं बना? क्या बन गया? क्या बन गया? धर्मार्थ। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, स्वा प्लस अर्थी। क्या कहा? स्वा प्लस अर्थी, स्वार्थी। स्वा प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी। कैसे होगा इसका? स्वा प्लस अर्थी, यहां पर भी छोटा और यहां पर भी छोटा, और इन दोनों को मिलने पर बड़ा हो गया। इस रूप से हमने जाना, आ और आ होने पर निश्चित रूप से जो हमें वर्ण प्राप्त होता है वह होता है बड़ा आ। इसलिए इस संधि का कार्य होता है दीर्घ करना। दूसरी, आ और आ के मिलने पर जो हमें प्राप्त होता है, जैसे हम लिखते हैं देव प्लस आले, देव प्लस आले, देवालय। यहां पर भी क्या है? यहां पर आ है, और पीछे की कंडीशन क्या है? बड़ा। इन दोनों के मिलने से निश्चित रूप से जो वर्ण आया वह आया वा, इसलिए शब्द बना देवालय। ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन देखेंगे। तीसरी कंडीशन में कहा
कि बड़ा आ के बाद यदि आ हो, परीक्षार्थी शब्द क्या निकलेगा? परीक्षार्थी। कौन सी कंडीशन थी? आ के बाद आ हो, क्या निकला? परीक्षा थी। इसका कैसे बनेगा? परीक्षा धन अर्थी, आर्थी भी लिख सकते हैं, परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी या आर्थी, माने जो परीक्षा को अर्जन करने के लिए या अर्थ के लिए आया है। फिर दूसरा, या इसमें ऐसा भी ले सकते हैं, सीमांत लिखते ना, सीमा प्लस अंत, यहां पर आ है और यहां पर बड़ा आ है, इन दोनों के मिलने सीमांत, शब्द क्या बन जाएगा? सीमांत। इस रूप से, और एक चतुर्थ कंडीशन हमारे सामने आती है कि आ और बड़ा आ, इन दोनों के योग से भी क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। इसमें आप उदाहरण देखें, उदाहरण दिया जाता है विद्यालय, क्या दिया जाता है? विद्या धन आलय। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, अर्थात ये शर्त लागू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या शब्द बन जाता है? विद्यालय। इस रूप से हमने जाना कि जहां पर ये चार शर्तें होती हैं, निश्चित रूप से वहां पर दीर्घ संधि का कार्य होता है। अब हम जानेंगे कि ई और ई में कौन कौन सी शर्त होती हैं। ई में भी वही चार प्रकार की शर्तें होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहली शर्त है ई और ई बराबर बड़ी। देखें कि अति प्लस ए, क्या लिखा? अति प्लस ए, ये क्या बन जाएगा? ई और ई, तो बन जाएगा अतीब। बना कि नहीं बना? अतीब, अति प्लस एब, इसका तात्पर्य क्या हुआ? अति। इसके बाद आता है ई और ई, इनके मिलने से बड़ी ई मिलती है। देखें, गिरी धन ईश, गिरी इसमें क्या है? ई है, और ईश में क्या है? ई है, इन दोनों के मिलने से क्या बना? बड़ी ई, इसलिए गिरीश, क्या बन जाएगा शब्द? गिरीश। आगे देखें, ई और ई के मिलने पर बड़ी ई, छोटी ई के मिलने पर भी क्या मिलता है? बड़ी ई बनती है। देखो, मही, मही में कौन सी है? बड़ी, और यहाँ पर इंद में छोटी, यहाँ पर क्या होगा? महिंद। आगे देखें, यहाँ पर क्या है? रजनी प्लस ईस, क्या बनेगा? रजनीश। कैसे? यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है, इन दोनों के मेल से क्या बन गया? ई बना, इसलिए शब्द बना रजनीश। इस रूप से हमने यहाँ पर भी चार कंडीशन को जाना। इसके बाद चार कंडीशन और आएंगी, वो आएंगी, किसकी आएंगी? ऊ और ऊ, ऊ और ऊ वाली चार कंडीशन। कौन कौन सी है वो देखें, ऊ और ऊ। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन समाहित हो जाएंगी? देखें, वही चार कंडीशन लिखना है, छोटी यू और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, हाँ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये चार कंडीशन है। इन चार कंडीशन को यदि हम यहाँ पर देखें, सर्वप्रथम क्या है? छोटा ऊ और छोटा ऊ, जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ, जैसे हमने लिखा भानु प्लस उदय, यहाँ पर भी क्या है? छोटा ऊ है, और यहाँ पर भी क्या है? छोटा ऊ है। इन दोनों को मिलाने पर क्या बन गया? भानुदय। क्या बना? भानुदय। आया कि नहीं आया समझ में? भानुदय। इसके बाद दूसरा देखें एग्जाम्पल, दूसरा लिया छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जैसे लघु उर्मी, लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंडीशन कौन सी हो गई? ए वाली हो गई। अब कौन सी कंडीशन बची? अब कंडीशन बचती है छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ये वाली कंडीशन। इसमें क्या आएगा? जैसे लिखते हैं ना अपन, भू प्लस उत्सर्ग, क्या लिखा? भू प्लस उत्सर्ग, भूतोत्सर्ग। जैसे चलो लिख के बताता हूं, भू प्लस उत्सर्ग, इसका क्या बन जाएगा? उत्सर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? उत्सर्ग। आगे एक और कंडीशन बचते, ऊ और ऊ, जैसे भू प्लस ऊष्मा, भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा, यहाँ पर भी बड़ा हुआ है और यहाँ पर भी बड़ा हुआ है, इसलिए क्या बन गया? भूष्मा। इस रूप से हमने चारों कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई किया और चारों कंडीशन को यहाँ पर देखा। निश्चित रूप से यहाँ पर मात्र एक ही बात ध्यान रखने योग्य है, वो भी कारण भी बताया था क्यों वहां पर इन तीनों कंडीशन को रखा गया। आ के साथ आ वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ई के साथ ई वाली कंडीशन, तीसरी कंडीशन ऊ के साथ ऊ की कंडीशन।
ये तीनों कंडीशन निश्चित रूप से दीर्घ संधि में अप्लाई होती हैं, इसलिए इनको जानना आवश्यक है। और एक संधि इसमें से निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। अभी हमने जाना दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि का कार्य क्या होता है। उसके पूर्व हमने जाना था संधि किसे कहते हैं। इस संदर्भ में निश्चित रूप से जो क्वेश्चन होंगे, इनके जो उदाहरण होंगे, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पर मिल सकते हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।